बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिस्टम ऑफ रियल नंबर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी कि रियल नंबर्स कैसे आते हैं और रियल नंबर से कैसे फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उनकी डिटेल हमने लास्ट क्लास में की थी। तो मैं थोड़ा उनको रिवील कर देता हूँ। जैसे कि मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पर एक पूरी डिटेल बनाई हुई थी, तो लास्ट क्लास में आपने जरूर गेट की होगी। तो आज हम एमसीक्यूज पर बात करेंगे और एमसीक्यूज नंबर 1 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, जो पॉइंट के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, यानी उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाए। अगर किसी भी ऑप्शन में आप ये डैश 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 देख रहे हैं, इसका मकसद है कि ये फाइनाइट नहीं है, इसका मकसद है ये इनफिनाइट है। ठीक है, और इनफिनाइट कभी टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कि 0.222 एंड सो ऑन, इसका मकसद है कि ये टर्मिनेट नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी में है 0.333 एंड सो ऑन, इसका मकसद है ये भी टर्मिनेट नहीं है। उसके बाद 0.9090 ये भी टर्मिनेट नहीं है। और जो आखिरी ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा हुआ है 5.25, 5.25 से मुराद अब इसका रिमाइंडर 0 है। अब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मकसद होता है कि ये नंबर अब टर्मिनेट कर चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या होता है, जो चीज रिपीट हो। वो जो नंबर है वो एक बार रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर रिपीटिशन एक नंबर की भी हो सकती है, 2 नंबर की भी हो सकती है, 3 नंबर की भी हो सकती है, 4 नंबर की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट हो। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हो, जिसमें है 0.22। आप देख रहे हैं इसमें एक ही नंबर है 0.2 जो रिपीट हो रहा है, 0.222 एंड सो ऑन, ये कहीं खत्म नहीं है, तो ये भी रिकरिंग है। चलिए इस पर देखते हैं 0.333 सो ऑन, तो ये भी रिकरिंग है क्योंकि 3 है वो बार-बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से सी का ऑप्शन है, इसमें 2 नंबर आ रहे हैं, जैसे 0.90 90 90 एंड 90। ठीक है, तो ये भी रिपीटिशन है, लेकिन यहाँ पर भी एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, और इस ऑप्शन नंबर सी में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, वो कौन से हैं, 90 90 एंड 90। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरिंग, इनमें से ये कौन सा है जो रिकरिंग है, ये तीनों रिकरिंग है, जिसके बिहार पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अंडर रूट 2 इज द एग्जांपल ऑफ डैश डैश नंबर। मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, या आपका 11 है या 13 है या 17 है या 19 है, 21 नहीं, ठीक है, इस टाइप के जितने भी नंबर आएंगे, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं तो वो इरेशनल बन जाते हैं या सर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रेशनल, इरेशनल या सर्ड। ठीक है, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। तो अंडर रूट 2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है द इंटरसेक्शन ऑफ द, इसको कहते हैं यूनिवर्सल, सॉरी इरेशनल, इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, और Q रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर इन दोनों के बीच में सेम नंबर फाइंड कर दिए तो कुछ मिलेगा, दोनों में सेम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जो रेशनल सेट होगा उसमें इरेशनल नंबर नहीं होंगे, जो इरेशनल सेट है उसमें रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो अब जब दोनों में
सेम नंबर नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? खाली सेट, जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं या फाई सेट। इसको मैं यहां पर यूं लिख सकता हूं, ये फाई सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, ये इनके नाम है। इनमें से तीनों में से कोई भी एक नाम इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर की और रेशनल नंबर की यूनियन की जाए, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ, ठीक है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की जब यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर। क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है द एडेड इनवर्स ऑफ -67। -67 का एडेड इनवर्स क्या है? अब ये एडेड इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस 67 माइनस में क्या 8 करूं कि रिजल्ट 0 आए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 67 8 करेंगे कि रिजल्ट 0 आए, ठीक है। एडेड इनवर्स अगर -67 है तो इसका एडेड इनवर्स क्या होना चाहिए? 67 होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मैं कह दूं 49 है, इसका एडेड इनवर्स क्या होना चाहिए? आप लिखेंगे -49। अगर मैं कहूं 2 बाय, जैसे कि एग्जांपल जो हमने नीचे दिया है, तो मैं इस पर ही डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है? 67, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है द एडेड इनवर्स ऑफ 7 बाय 4 बाय 7, सॉरी, एडेड इनवर्स ऑफ 4 बाय 7, यानी 4 बाय 7 का एडेड इनवर्स क्या होगा? यानी 4 बाय 7 में क्या 8 करेंगे रिजल्ट 0 आए, तो आप क्या जवाब देंगे? -4 बाय 7 8 करेंगे, ऐसा ही होगा। अगर मैं 4 बाय 7 में से 4 बाय 7 8 करूं तो अब क्या रिजल्ट आया? 0 आया। तो हमने 8 क्या किया? 8 किया -4 बाय 7, तो -4 बाय 7 क्या होगा? एडेड इनवर्स होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 का? ये सी, 4 बाय -4 बाय 7, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है द एडेड आइडेंटिटी ऑफ 99। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 लाख में क्यों ना हो, लेकिन अगर एडेड आइडेंटिटी पूछेगा तो 0 होगी, ठीक है। कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन उसकी एडेड आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। एडिशन के हिसाब से 0 होगी। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछूं तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर एडेड आइडेंटिटी है तो 0 है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता तो हम क्या करते? 1 करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जब हम एडेड इनवर्स पर आ रहे थे तो हम चीजों को ऐड करने जा रहे थे। 67 में -67 में हमने 67 प्लस का ऐड किया था, लेकिन अब जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूंगा, मैं कह रहा हूं -7 है, अब इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट बन आए, तो हम कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/7, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और 7 7 को कैंसिल कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो पता क्या चला कि -7 को 1 करने के लिए हमें -1/7 रखना पड़ेगा, जो ऑप्शन बी में मौजूद है, जो राइट आंसर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको इनवर्स कर देना। मिसाल के तौर पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं कहता मेरे पास है 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप इसको उल्टा कर दे, इनवर्स कर दे, कैसे? 4/3। अब इसका आंसर क्या है? 1। ये शो करता है, ये 1 शो करता है कि ये 4/3 एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं अभी बता चुका कि एडिशन के हिसाब से चलेंगे तो 0 एडेड आइडेंटिटी होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चलेंगे तो 1 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6/7। अब 6/7 जो नंबर है इनमें से कौन सा नंबर है जो 6/7 के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सवाल टेबल की ओर कुछ नहीं करते, कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका आंसर आ जाता है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर आप यहां से एक्सरसाइज करें, मैं इस पूरी डेटा को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 12/14। क्या 12/14 यहां मौजूद है? नहीं। चलो अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 18/21। क्या ये मौजूद है? बिल्कुल है, तो ये इसका इक्वल होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है बी वो राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है तो फिर x z के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? अगर x y के बराबर है, ठीक है, और y z के बराबर है तो फिर x जो वो z, क्योंकि x z के बराबर कैसे होगा? क्योंकि y z के बराबर है। इसलिए इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, हम इनको तो रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और ये 8 है स्क्वायर रूट में और ये 3 स्क्वायर रूट 2 है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? मैं यहां पर हल कर देता हूं। स्क्वायर रूट 2 प्लस 8 को हम यूं लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस ये 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? इनके कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे। यहां कोएफिशिएंट है 1, यहां 2 है, ये 3 हो गया, 3 + 3 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर क्या करेंगे? दोबारा हम इसको इसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 7 प्लस अब 125 का अगर हम निकालें तो ऐसे निकालेंगे 5 + 5 + 5, इनमें से एक पेयर बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब ये जो पेयर बाहर निकल आया है वहां ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5। अब इनके कोएफिशिएंट ऐड कर लें, ये 1 2 3 एंड 10 13। तो 13 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है √27 स्क्वायर रूट 27। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि 3 स्क्वायर रूट 27। अब 27 के अगर फैक्टर्स निकाले जाए तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3। 27 को कैसे लिखूंगा? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब इनमें से एक पेयर बाहर निकलेगा, तो एक पेयर जब बाहर निकलेगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो ए होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि x² - 3 that is equal to 25। ठीक है, then x is equal to। अब इस टाइप की डेटा में हमें क्या करना पड़ता है कि कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे। यानी ये 3 नेगेटिव है, इस तरफ लेकर आएंगे तो 22 में ऐड हो जाएगा। अब 22 में ऐड हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 25। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो x² = 25। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या देते हैं? स्क्वायर रूट देते हैं बहुत सारे। तो x = ±5। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 25 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में -25 है और ऑप्शन नंबर सी में 5 है, लेकिन हमें प्लस माइनस दोनों चाहिए तो 25 हमारा, तो प्लस माइनस 5 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 2 पावर x that is equal to 64। इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे? ये 2 पावर x ये सेम पड़ा हुआ है, मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूं।
ठीक है, 2 पावर 6 से मुराद है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 मल्टीप्लाई 2 दैट will be 64। ठीक है, तो यानी अब 64 आ गया, अब बेस का कैंसिल करते हैं, तो अब x का वैल्यू क्या आ गया 6, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 7 मल्टीप्लाई, इसको हम 3 को इंडेक्स कहते हैं, 81 को रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें ये बताना है इनमें से रेडिकेट कौन सा है, तो 81 हमारा क्या है रेडिकेट। अगर इनमें से पूछता है कि इसका इंडेक्स क्या है, तो आप कहते हैं 3 इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि 3 क्या है, तो 3 हमारा क्या कहलाता है इंडेक्स कहलाता है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, तो ऐसे होगा, इसको कहते हैं इंडेक्स, इसको कहते हैं रेडिकेट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 7 प्लस इंडेक्स 3 स्क्वायर रूट 27। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, ये 7 रखा, 27 में जब फैक्टर निकालते हैं तो उसका 3 पावर 3 आ जाता है। 3 को आप 3 मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। अब ये तो हो गया सिर्फ 27 का आंसर। उसके बाद ये जो इंडेक्स है ये 1/3 हो जाएगा, इंडेक्स जितनी भी हो वो 1/3 में आ जाएगी। अगर 3 है तो 1/3, अगर 4 है तो 1/4, अगर 5 होती तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा। अब ये 3 3 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पावर और पावर मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी आंसर क्या बन जाएगा, 7 7 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड। तो सर्ड में अभी बता चुका हूं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है, और समटाइम्स से इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं ये अंडर रूट 2 क्या प्राइम है या कंपोजिट है, प्राइम है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ गया, और 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ये भी हमारा इरेशनल हो जाता है, और 3/7 ये भी हमारा इरेशनल ये सर्ड है। तो ये तीनों किसके अक़साम है, सर्ड के। तो मैं इसका राइट ऑप्शन क्या चूज करूंगा, ऑल ऑफ दीस चूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 पर जाएंगे। अब 21 पर हमने क्या डिस्कशन करनी है, 21 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल सर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल ये लैटिन वर्ड है, बाई 2 को कहते हैं, और नोमियल टर्म को कहते हैं जिसमें 2 टर्म मौजूद हो, 2 टर्म्स मौजूद हो, उनको हम क्या कहते हैं कि ये बाइनोमियल है। ठीक है, अब आप इसमें देखकर इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म है, एक 3 है, दूसरा अंडर रूट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक 2 है और दूसरा अंडर रूट 3 है। ऑप्शन नंबर सी में देखें 4 प्लस अंडर रूट 3/7। ठीक है, 4 एक टर्म है और 3/7 दूसरा टर्म है। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों बाइनोमियल है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी ये तीनों जो है वो बाइनोमियल है। उसके बाद हम आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेटेड बाइनोमियल सर्ड। अब कंजुगेटेड बाइनोमियल टर्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपको डेटा मिली हुई होगी, उसका जो लास्ट टर्म होगा उसकी साइन चेंज कर देना। जैसे कि ये है a स्क्वायर रूट x माइनस b स्क्वायर रूट y। अब आपको क्या करना है, जब कंजुगेट की बात होगी तो इस माइनस को चेंज करके प्लस दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंजुगेट बन जाएगा। और इन केस यहां पर माइनस है इसलिए मैंने प्लस रखा, अगर ये प्लस होता तो क्या रखता, माइनस रखता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेट का। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 3/4। अब 3/4 को क्या आंसर आएगा, 0.75 ऐसे आएगा। अगर आप इसको हल करोगे
3 by 7 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.75। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी डेटा है जो 0.35 से बड़ी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने रखा है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.4 ऐसे आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 2.5 ऐसा आएगा। अब मुझे बताएं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? डी है। क्यों? क्योंकि 2.5 इसमें होल नंबर आ रहा है, यहां से ये पॉइंट्स में है, यानी इसमें होल है ही नहीं, कंप्लीट होल नंबर नहीं है इसमें कोई। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 ये कंप्लीट नंबर होते हैं, लेकिन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, ये पॉइंट के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर आएंगे ये कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, तो इनमें भी ये कंप्लीट नहीं है, यानी इसमें होल नंबर नहीं है, इसमें भी होल नंबर नहीं है, इसमें भी होल नंबर नहीं है, इसमें 2 होल नंबर है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। Which of the following is greater than 1/2? अब यहां से एक कांसेप्ट है जो जरूरी आपके ध्यान में आना चाहिए। देखिए, जब हम रेशनल या इरेशनल की बात करते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन की कह रहे हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर में जितना नंबर कम आएगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें थोड़ा कंपेयर करके दिखा, मिसाल के तौर पर मैं कह दूं 1,2 एंड 1,5, इसमें बड़ा कौन सा है? अब देखिए यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 2 है, ये 5 है, अब इनमें से छोटा कौन सा है? 2 छोटा है ना, इसका मतलब है रैशनल में, फ्रैक्शन में ये बिग है, ये बड़ा है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा, यानी हाफ। इसका मतलब क्या होगा? ये हाफ है, लेकिन आप इसको जब करेंगे तो ये बिग नहीं होगा, ये स्मॉल होगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। अब 0.2 बढ़ाएंगे 0.5 बढ़ा, तो कांसेप्ट क्या मिला? कांसेप्ट ये मिला, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के अंदर जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 12, तो अब देखें क्या 12 से 2 बड़े हैं? नहीं, यानी 1/2 का वैल्यू 12 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या 3 12 से बड़े हैं? नहीं, कम है, लेकिन फ्रैक्शन में आ गए, अब इसका वैल्यू इससे बड़ा आएगा। क्या 8 12 से बड़ा है? नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से 1/8 का वैल्यू 1/7 से बड़ा आएगा। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, इसके अंदर लिखा है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के अंदर बड़ा आ जाता है तो उसका वैल्यू कम होगा, और अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू कम आ जाता है तो उसका आंसर बड़ा होगा। तो अब मुझे बताएं 1/5 क्वेश्चन में which of the following is less than 1/5? 1/5 से कम हो, तो अब हमें वो नंबर चाहिए जो 5 से बड़े हो, तब जाकर कम होंगे, ऐसा ना भाई? जितने भी ये 1/5 है, अब जितने भी हमें रिजल्ट इनसे कम लेने हैं, ठीक है ना, इसका मतलब होगा कि उसका वैल्यू, फ्रैक्शन का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1/20। अब ये जो 20 है 5 से बड़ा है कि कम है? बड़ा है ना, तो उसका रिजल्ट, पूरे का रिजल्ट 1/5 से कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 1/30, अब सिर्फ 30 को देखें तो 5 से बिल्कुल बड़ी है, लेकिन फ्रैक्शन में है, यानी एक 30 पार्ट में से एक हिस्सा हमने लिया है इसका, ये रिजल्ट इसका 1/5 से कम आएगा। इसी तरीके से 1/40, तो 1/40 5 से बड़ा है, ठीक है, सो 5 से 40 बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू 1/5 से कम होगा। ठीक है, तो जिसका वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू ये तीनों कम होंगे 1/5 से, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो आज हमने इस टॉपिक को, जो टर्मिनेटिंग मैक्सिमम फ्रैक्शन और सिस्टम ऑफ रियल नंबर को हल कर रहे थे, यहाँ पर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं और चलते हैं हम
दूसरे टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट वीडियो। अब हम आते हैं इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आपको चीजें सिखा दी तो एमसीक्यूज के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अब इनइक्वालिटी, सबसे पहले इनइक्वालिटीज को ऐसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 3 less than equal to x and less than equal to 7 फॉर एग्जांपल। इसका क्या मकसद है? जब ये इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए तो इसका मकसद है ये नंबर काउंटेबल है, यानी इस नंबर से शुरू करें और इस नंबर तक जाए। तो इसका हम सेट कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अगर ये सम और इनइक्वालिटी यूज हुई है। अब अगर एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि 3 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7। अब इस इनइक्वालिटी की वजह से ये तो काउंट होगा, लेकिन ये काउंट इस इनइक्वालिटी की वजह से नहीं होगा, यानी 7 से कम हो, इक्वल नहीं हो। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा 3 4 5 6 नॉट 7। 7 नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 7 रखे तो 7 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। इनइक्वालिटी नंबर 3 लिखता हूं मैं, वो लिखता हूं कि 3 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 7। इसका क्या मकसद है? इस लेस देन की वजह से ये 3 काउंट नहीं होगा, लेकिन इस लेस देन इक्वल टू की वजह से ये 7 काउंट होगा। तो हम इसका आंसर क्या निकालेंगे? इसका आंसर होगा 4 5 6 एंड 7। और इसकी आखिरी इनइक्वालिटी है जो मैं लेस देन और लेस देन इक्वल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो 3 है लेस देन x एंड लेस देन 7, ठीक है। अब यहां पर जो लेस देन है वो इस जगह पर भी लेस देन है, तो इसका मकसद है कि 3 काउंट होगा ना 7 काउंट होगा, इसके बीच वाले नंबर काउंट होंगे। तो कौन से नंबर होंगे? 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज में अक्सर तौर पर हम यूज करते हैं, और ये हमने लेस देन यूज किया है। ये 4 इनइक्वालिटी यूज होती है जो इंटरवल्स भी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम कहते हैं कि ओपन क्लोज इंटरवल है, और इसको कहते हैं सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन है। इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज कहते हैं, और इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम इसी इनइक्वालिटी को इंटरवल में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? 3 का मतलब बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? 3 and 7 दिस, इस तरीके से करेंगे। अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये 3 and 7, ठीक है। और लास्ट हमारे लिए इक्वालिटी है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं ग्राफिक जल्दी ग्राफिकल बिहेवियर में दे रहा हूं इसको। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि इस कलर का कलर से शुरू करें और 7 तक जाए, यानी इसके अंदर जितने भी नंबर है वो सब काउंटेबल है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करें, इसको कलर कर देंगे। ये 3 और ये 7 है, यानी ये सारा रास्ता चाहिए लेकिन 7 नहीं चाहिए। और यहां से क्या मकसद होता है? ठीक है, 7 को हम कलर कर देंगे, ठीक है। यानी 3 नहीं चाहिए, 3 के बाद 7 तक सब चाहिए। और लास्ट जो हमारा है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ना हमें 7 चाहिए, ना हमें 3 चाहिए, ना हमें 7 चाहिए, लेकिन इसके बीच में जितने नंबर है वो सब चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ये इसका इनइक्वालिटी है, ये टेबुलर फॉर्म है, ये इंटरवल्स है जिनके नाम है, ये ग्राफिकल बिहेवियर है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी पीपीटी होगी उसमें हम इन पर ही बात करेंगे, लेकिन वो सारे जितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं हम एमसीक्यू टेस्ट किस पर? इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम पर। तो चलते हैं अगली पीपीटी की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन। तो मैंने अभी बताया आपको कि जहां पर जिस टाइप की सैंपल होगी तो वो सारे काउंट हो गए, यानी 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो देखेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सैटिस्फाइंग 1 लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब 1 काउंट होगा, लेकिन
लेस देन है 5 से, इसका मतलब है 5 काउंट नहीं होगा। तो 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड। अब यहां पर लेस देन है तो ये 1 काउंट नहीं होगा, और यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू है तो 5 काउंट होगा। यानी इसका मतलब है 1 नहीं चाहिए, 1 के बाद 5 तक, तो 1 के बाद 5 तक यानी 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 लेस देन। अब लेस देन की वजह से 1 काउंट नहीं होगा, x एंड लेस देन 5। ठीक है, अब ना 1 काउंट होगा ना 5 काउंट होगा। अब ये बीच वाले कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा सेम लाइन विच 7 इक्वल की यूज हुई है। लेस देन इसका मतलब है 7 यूज नहीं होगा, लेस देन इसका मतलब है 10 यूज नहीं होगा। अब 10 7 और 10 दोनों को निकाल दें, बाकी क्या आंसर आ जाता है 8 और 9। तो 8 और 9 हमारा क्या आंसर है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइंग। अब यहां पर इस टाइप की जो डेटा मिलेगी, क्योंकि हमने अभी जो डिस्कशन की वो इंटरवल पर तो की, लेकिन वो इंटरवल थे जो फाइनाइट थे, ए से लेकर बी तक, या ए बी काउंट नहीं होगा या ए काउंट होगा बी काउंट नहीं होगा। इस टाइप की डेटा रिप्रेजेंट करती है इंटरवल को, लेकिन इनफिनाइट इंटरवल। ठीक है, अब अगर लेस देन एंड इक्वल टू आई तो इसका मतलब होता है कि यहां हम बिग ब्रैकेट देंगे यानी स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और 5 और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, 5 से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, इसका मतलब है ये 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, ये कहीं खत्म नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी मिलेगी, तो हम इसका क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी ऐसे रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, राइट आंसर। इसी तरीके से अगर ये सेम क्वेश्चन में से लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, लेस देन है इक्वल टू नहीं है। अब लेस देन जब इक्वल टू थी तो ये लिखा, अब अगर लेस देन होगी तो हम क्या लिखेंगे 5 एंड माइनस इंफिनिटी। ठीक है, 5 एंड माइनस यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। यानी 5 से कम, तो 5 से कम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, और ये लाइन जाती जाएगी क्योंकि ये रियल लाइन है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इंफिनिटी आएगी, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन 5। ठीक है, x तो चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, एंड अप टू इंफिनिटी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यू रिप्रेजेंट करेंगे यानी 5 एंड इंफिनिटी। 5 नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्रैकेट जब यूज होगी तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट और लास्ट नहीं चाहिए, लास्ट का पता ही नहीं है। जब लास्ट का पता नहीं होता है तो हम उसमें इंफिनिटी रख देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोबारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ गया, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 5 6 7 8 9 एंड पॉजिटिव। अब यहां पर स्ट्रेटजी क्या है कि ये 5 काउंट हो रहा है, जब काउंट होगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो 5 और ये कहीं पर खत्म नहीं हो रहा तो ये इंफिनिटी कैसे रख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन इंटरवल। मैंने अभी बताया ओपन इंटरवल वो होता है जो स्मॉल ब्रैकेट में यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यहां पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट में कंप्लीट स्मॉल हो, यहां कंप्लीट नहीं है, ये एक ब्रैकेट है लेकिन यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कंप्लीट नहीं है। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर पैरेंथेसिस है, ये कंप्लीट नहीं है। ये दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन ऑप्शन बी में आप देखेंगे कि ए का बी ये कंप्लीट हमारा क्या है, ओपन
फ्रैक्शनल इंटरवल है, क्योंकि ये डेटा पूरी की पूरी किसमें लिखी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिखी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में नाम पूछे गए, मैंने आपको नाम डिक्लेयर करवाए हैं कि which of the following is close interval, तो close interval ऐसा रिप्रेजेंट होता है बिग यानी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ओपन और क्लोज इंटरवल में फर्क क्या है, तो आप ये कहेंगे ओपन इंटरवल में जो डेटा दी जाती है वो कबूल नहीं होती, यानी वो यूज नहीं करते, लेकिन क्लोज इंटरवल में जो डेटा दी जाती है वही से शुरू करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद which of the following is सेमी ओपन, पहले क्या आ रहा है, सेमी ओपन आ रहा है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ओपन होता है, ओपन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज को हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। अब अगर मैं कहूं सेमी ओपन यानी पहले ओपन आ रहा है, तो उसका मतलब है पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी। तो आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट इसमें तो है, लेकिन यहां पर भी स्मॉल ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल है, ये सेमी नहीं है, सेमी मींस हाफ। ठीक है, अब इसको देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। यहां पर आते हैं, यहां पर शुरू करते हैं, तो ये सेमी ओपन, बिल्कुल सेमी ओपन है यानी हाफ ओपन है, और उसके बाद खत्म कहां पर हो रहा है, बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट पर। ये सेमी ओपन है, ये सेमी क्लोज है। जो स्मॉल ब्रैकेट यूज हुई है इसका मकसद है ये सेमी ओपन है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुई है इसका मकसद है ये सेमी क्लोज। अब हम आते हैं 13 पर, ये कह रहा है सेमी क्लोज यानी सबसे यानी स्टार्टिंग क्लोज से हो। अब देखिए सेमी क्लोज कहां आ रहा है, यहां से। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सी आई, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सेमी क्लोज को शो करती है, और ये सेमी ओपन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is equal to, this is a scientific notation, ये हम लॉगरिथम में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर इस चीज को मैं यहां से लेकर, ठीक है, इस साइड में आऊं, तो ये आगे से लेकर पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब पीछे से आगे की तरफ जाऊंगा तो एक एड करूंगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर यहां से मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो ऐड करूंगा। तो अब मुझे बताएं पॉइंट इस जगह पर है और मैं इस पॉइंट को यहां यानी इन दो नंबर के बीच में रख रहा हूं, यानी इस जगह पर रख रहा हूं, तो इनमें से एक ऐड कर देंगे तो 7 + 1 कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए 8 इसमें मौजूद है, बिल्कुल है। ठीक है ना, ये है। ठीक है, और इसी तरीके से अब यहां पर मैंने पॉइंट दे दिए, पॉइंट यहां पर नहीं है, पॉइंट है कि यहां इस जगह पर, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से इसी चीज को अगर मैं थोड़ा यूं कर दूं, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को मैं यहां लेकर आ रहा हूं, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आंसर आना चाहिए, यहां पर 8 होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन यानी 953 इसका आंसर क्या आएगा, 10 पावर 8। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको मैं क्या करूं, और आगे लेकर जा रहा हूं, यानी ये पॉइंट है और पॉइंट को मैं एक और आगे लेकर जा रहा हूं, तो इनमें से एक क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी पीछे में से आगे आगे की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, या मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। अब मैं यहां से चलता हूं। ठीक है, 95 है, एक मैं इधर लेकर गया यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये पॉइंट में इस जगह से लेकर यहां तक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो 2 नंबर सब्ट्रैक्ट, 2 नंबर आ गए, 2 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, इनमें से एक नंबर ले रहा हूं, यानी ये पॉइंट ही खत्म कर रहा हूं। जब मैं पॉइंट खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से लेकर इस जगह आएगी, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। यानी इस डेटा को जूम भी लिख सकते हैं, ये 3 तरीकों से लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आदि। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लॉग a, ये a जो होता है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, x को कहते हैं रिजल्ट और y को कहते हैं पावर। ठीक है,
अब इसमें से क्या है कि a का जो वैल्यू हो वो 0 के बराबर ना हो, एक और कंडीशन है, ठीक है, और a का वैल्यू 1 पे ना हो, ठीक है, a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ये क्यों हो, ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर मैं यूं लिखूं a पावर y इज इक्वल टू x, ये लॉगरिथम फॉर्म है, मैंने इसको एक्सपोनेंट में रखा। अब पहला ऑप्शन है कि a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी का बेस 0 नहीं है, और दूसरा ऑप्शन है कि a 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहां पर मैं 1 रखूंगा, आप उसको कितना भी पावर दें इससे आंसर बनी है, जिसकी वजह से ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, log 2 16 is equal to x। अब हम इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से y is equal to 16, इसको हम एक्सपोनेंट में ऐसे लिखेंगे। तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 4, बेस सेम आ जाएगा, कैंसिल x का वैल्यू या y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। सेम स्ट्रेटजी यहां अप्लाई करेंगे, ये 2 पावर y सेम, ये 64 को 2 पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेस कैंसिल, अगेन y का वैल्यू क्या चलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। अगेन सेम स्ट्रेटजी, x पावर 10, अगेन 1024, जिसको मैं 2 10 लिख सकता हूं, ठीक है। 10 पावर कैंसिल, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, जो आप ऑप्शन नंबर डी में बोल सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि x 1, ये x 1 पावर 4 इज इक्वल टू 81, जिसको मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूं। अब 4 में कैंसिल कर लेंगे, अब ये -1 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अगर यहां पर हमने क्या करना है कि यहां पर रिजल्ट जो है वो माइनस इनवर्स आएगा, ठीक है ना, 2 इनवर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, जिसको मैं 2 इनवर्स 3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इनवर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो बी है, यानी 2 इनवर्स, ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब 21 में है, अब ये रूल है लॉगरिथम का कि अगर कोई भी लॉगरिथम और उनके पास कोई भी वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर हो, तो वो पावर को कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये 7 जो आएगा वो कोएफिशिएंट बन जाएगा, बाकी सेम डेटा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरिएबल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन पावर अपनी जगह छोड़ देगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जब कोई लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एडिशन हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लॉग, आप दो जितने वेरिएबल यूज हुए हैं उनको इकट्ठे रख लें और मल्टीप्लाई कर दें, log xy। तो चेक करें कि log xy ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब एडिशन करें तो वो सब्ट्रैक्शन में जाती है, ठीक है, सॉरी एडिशन करें तो मल्टीप्लिकेशन में आती है, और अगर सब्ट्रैक्शन करें तो डिवीजन में आएगी, किसमें आएगी, डिवीजन में, ठीक है। अब इसका डिवीजन क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये इसका आंसर क्या होगा, ये कंडीशन है, अगर ए बी और log b a ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो ये बराबर हो जाते हैं किसके, दोनों। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि अगर बेस ऑन रिजल्ट, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, मिसाल के तौर पर ये है log b एंड b। अब ये आंसर क्या आएगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको x रख देता हूं, तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, b उसके पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब यहां b का पावर 1 है, बेस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या मिला 1, ठीक है, ये 1। अब इसका भी आंसर 1 मिला और इसका भी आंसर 1 मिला, 1 into 1 अगेन 1, ठीक है। तो ये थे हमारे इनइक्वालिटी और लॉगरिथम के 25 क्वेश्चंस, और इनकी जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स है वो भी हमने हल किए,
और आज हमने ये हल करने की कोशिश की कि कैसे लागत में लोड होता है और किस तरीके से ये डेटा एमसीक्यू स्टाइल होती है, किस तरीके से कोफिशिएंट जो होता है वो पावर या पावर कोफिशिएंट की शक्ल में आ जाता है। तो उम्मीद है आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें।